और ये एक वो भूख है जो कभी ख़त्म नहीं होती, और राहु इसको बहुत अच्छे से समझता है। राहु कोई प्लैनेट नहीं है, राहु एक साया है। मून के दो नोड हैं, एक को नॉर्थ नोड कहा जाता है, एक को साउथ नोड कहा जाता है। नॉर्थ नोड जो है वो राहु है, जिसको ड्रैगन हेड भी कहा जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसका नाम राहु है। ये भूख पैदा करता है, और इंसान के अंदर वो भूख पैदा करता है जो आखिर में एक जहर की तरह काम करती है। अब आप इसकी मिसाल इस तरह से ले लीजिए कि अगर एक इंसान को पैसे की भूख है और वो पैसा कमाता रहता है, कमाता रहता है, कमाता रहता है, हालांकि उसकी डेली एक्सपेंसेस, डेली नीड्स बहुत आसानी से पूरी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो लालच करता है और एक दिन उसी लालच के हाथों मारा जाता है। तो इट मीन्स कि ये एक जहर हुआ। आप एक ही खाना रोज़ खाएं, लगातार खाएं, हेल्दी फूड खाएं, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा करना शुरू कर दें, इतनी खाना शुरू कर दें कि आपसे उठा ही ना जाए, तो वो हेल्दी खाना भी आपके लिए जहर बन जाएगा। इसी तरह राहु को पहचानना होता है कि राहु जब आपके अंदर लालच पैदा करता है तो वो रुकता नहीं है। अब राहु जो है वो 2 अगस्त को अपना नक्षत्र चेंज कर चुका है, सुबह 9:58 पर सप्तभिषा नक्षत्र से निकल के धनिष्ठा नक्षत्र में जा चुका है। तो कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र का जो चौथा पड़ाव है वो एक्वेरियस में है, फिर इसके बाद ये कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट करेगा। अब धनिष्ठा नक्षत्र का जो मालिक है वो मार्स है, और मार्स स्पीड, एक्शन, कंपटीशन और एग्जीक्यूशन का प्लैनेट है। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो मार्स और राहु जब भी एक साथ होते हैं या नज़र बनाते हैं तो अंगारक दोष बन जाता है। अब अगर आपको याद हो, 29 या 28 फरवरी को मैंने वीडियो डाली थी, उसमें मैंने जिक्र भी किया था अंगारक दोष का, जिस वक्त चांद ग्रहण लगा था। तो अंगारक दोष की अगर आप कोई वीडियो उठा के देखें हमारी, तो जिस वक्त हमने जो चीज़ें बोली या हमने प्रेडिक्शंस की, तो वो सारी चीज़ें उसी वक्त एक्यूरेट हुई, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें रुकती नहीं हैं, एकदम से एक्सपेंड होती हैं। तो अब राहु काम करेगा मार्स के नक्षत्र में, यानी कि जो आपकी नॉर्मल भूख है वो अब मार्स की एनर्जीज के साथ एक्सपेंड करेंगी। राहु की सबसे ख़ास क्वालिटी उसकी एम्प्लीफिकेशन है। जिस चीज़ को टच करे उसकी डिज़ायर को बढ़ा देता है। आप किसी चीज़ को उस पसंद नहीं करते, आप उसको हासिल करने के लिए कुछ भी कर रहे होते हैं, फिर सिर्फ हासिल ही नहीं करना चाहते बल्कि दूसरों से आगे भी निकलना चाहते हैं। और फिर एक पॉइंट आता है जहां इंसान खुद से पूछता है, मुझे वाकई ये चीज़ चाहिए भी थी, या मैं सिर्फ इसलिए भाग रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे ये हासिल करना है। यही राहु की स्ट्रेंथ भी है और जहर भी है। राहु आपको अनकन्वेंशनल बना सकता है, वो रास्ता आपको दिखाता है जो ट्रेडिशनल लोग शायद कभी भी ना देखते हों या उसको फॉलो करने से डरते हों। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, फॉरेन कनेक्शंस, मास ऑडियंस, नेटवर्किंग, अनयूजुअल बिजनेस मॉडल्स, रिसर्च, इनोवेशन और कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट्स में राहु की एनर्जी को इंटेलिजेंटली यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि इसकी डार्क साइड को इग्नोर मत कीजिएगा। राहु ऑब्सेशन क्रिएट करता है, एक गोल दिमाग पर सवार करवा देता है, एक इंसान दिमाग पे सवार करा देता है, एक रिलेशनशिप, एक पोजीशन, एक अमाउंट ऑफ मनी दिमाग में चढ़ जाती है, एक सोशल स्टेटस, एक रिकग्निशन मिल जाए, और फिर इंसान को लगता है बस ये मिल जाए और मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। लेकिन यही राहु का ट्रैप होता है। आप दुनिया में जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उठा के देखें, उनका राहु इतना मजबूत होगा क्योंकि वो आपसे झूठ बोलते हैं, और झूठ जब वो बोलते हैं तो आप पहचान भी नहीं पाते। क्यों? जब पॉलिटिशियंस आपको लॉलीपॉप दे रहे होते हैं तो आप बिना देखे, बिना सोचे समझे उनको फॉलो कर रहे होते हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं। यही राहु की माया है, उसका जाल है। इसीलिए राहु को कंट्रोल करने का तरीका उसकी एनर्जी को दबा देना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसको डायरेक्शन देना होता है। और यहाँ धनिष्ठा का जो नक्षत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र का जो सिंबल है वो रिदम है, अचीवमेंट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, मूवमेंट है, और कलेक्टिव सक्सेस से कनेक्ट होता है। इस नक्षत्र में मार्स की एनर्जी होती है एक्शन लेना, compete करना, टारगेट चेस करना, रिजल्ट के लिए मूव करना। इसलिए एक्वेरियस का धनिष्ठा जोन में जो राहु की एनर्जी है, हम उसको सिर्फ डिज़ायर के तौर पर नहीं देखेंगे। यहाँ डिज़ायर को नेटवर्क, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी और फ्यूचर ओरिएंटेड गोल्स के थ्रू अचीव करने की कोशिश भी देखेंगे। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, राहु अभी कैप्रिकॉन में एंटर नहीं हुआ, हालांकि धनिष्ठा का जो नेक्स्ट पड़ाव होगा वो कैप्रिकॉन में होगा।
इस वक्त राहु एक्वेरियस में 6 डिग्रीज पर है, धनिष्ठा के चौथे पड़ाव में है। कैप्रिकॉन का चैप्टर बाद में आता है, इसलिए इस सीरीज में हम सिर्फ राहु को एक्वेरियस में ही रीड करेंगे। जब कैप्रिकॉन में ट्रांजिट करेगा तो हम कैप्रिकॉन में जब उसका नक्षत्र होगा उसमें भी उसको रीड करेंगे, कैप्रिकॉन में भी रीड करेंगे, लेकिन उसके नक्षत्र के थ्रू करेंगे। और क्योंकि धनिष्ठा का लॉर्ड मार्स जेमिनाई में बैठा हुआ है, 6 डिग्रीज पर बैठा हुआ है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये ऑब्वियसली आगे आगे बढ़ता जाएगा। राहु की जो नक्षत्र लेवल स्टोरी है वो मार्स तक जाती है। मार्स जेमिनाई में बैठा है, इसलिए एक्शन, कनेक्शन, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, स्किल्स, मीडिया, स्ट्रेटजी और मल्टीपल आइडियाज़ के साथ बनते हुए नजर आते हैं। मार्स के बाद मरकरी को भी देखेंगे, क्योंकि मार्स जिस घर में बैठा है मरकरी उसका मालिक है, और मरकरी कैंसर में बैठा है। तो यहाँ पे बात कैंसर तक जा रही है, मरकरी तक जा रही है, और कैंसर में सन, मून, मरकरी, एक्सॉल्टेड जुपिटर पहले से मौजूद हैं, जैसे आपने पुरानी वीडियोस में देखा होगा। यानी राहु की स्टोरी को हम आइसोलेटेड नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पे राहु, धनिष्ठा नक्षत्र, मार्स, मरकरी, कैंसर प्लानिटरी क्लस्टर जो है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि राहु एक्वेरियस में है, सैटर्न उसका मालिक है, रेट्रोग्रेड सैटर्न पाइसेस में बैठा हुआ है, जुपिटर की 9th एस्पेक्ट सैटर्न पर पड़ती है। यहाँ से पता चलता है कि राहु किस तरह की डिज़ायर्स क्रिएट करता है, और उस डिज़ायर्स को एक्शन कौन दे रहा है, और उस एक्शन का कनेक्शन ज़िंदगी के किस दूसरे चैप्टर पे बन रहा है। इस वजह से ये राहु का जो नक्षत्र चेंज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहु स्पीड से डिज़ायर क्रिएट करेगा, मार्स उस डिज़ायर को एक्शन देना चाहेगा, लेकिन सैटर्न यहाँ पर सवाल खड़े कर देगा, क्या आप इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा सकेंगे या नहीं, ये बहुत अहम है। और यहाँ पे जुपिटर का भी एक स्टैंड आ जाता है कि जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं क्या वो वाकई आपकी ग्रोथ के लिए है भी या नहीं, क्योंकि जुपिटर एक्सॉल्टेड है, जुपिटर आपको एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड अगर जुपिटर कर रहा है तो सैटर्न भी कर रहा है, सैटर्न के घर में बैठा राहु है वो भी करेगा। यानी अगले फेज में सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी, चॉइसेस भी आएंगी, और फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि आप राहु की भूख को अपना मास्टर बनाते हैं या उस भूख को अपना इंजन बनाते हैं। हम देखेंगे कि एक्वेरियस में धनिष्ठा नक्षत्र का जो राहु है आपके मून साइन के किस हाउस में बैठा हुआ है, और उस हाउस का रियल वर्ल्ड मैटर्स के किस टाइप की हंगर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़, प्रेशर और ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, लाइफ की डायरेक्शन हासिल करना चाहते हैं, करियर कौन सा चूज़ करना है, बिजनेस कौन सा सूटेबल रहेगा, रिलेशनशिप के लिए कुंडलियाँ मैच करवाना चाहते हैं, या फ्यूचर डायरेक्शन के हवाले से पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं, और चाहते हैं कि रेमेडीज़ के थ्रू आपकी मुश्किलें आसान होना शुरू हों, तो स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। याद रखें कि 50% फ़ीस ऑफ है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, और लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो अब देखते हैं एक्वेरियस का ये राहु आपके लिए सिर्फ एक नई डिज़ायर लेकर आ रहा है, या वो डिज़ायर आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन भी बदलने जा रहा है। अब बात करते हैं जेमिनी मून साइन वालों की। तो राहु जो है वो आप लोगों की कुंडली के 9th हाउस में है, और 9th हाउस को हम सिर्फ लक कहकर ख़त्म नहीं कर देते, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ये कहेंगे कि लक है तो ये एक इंसाफ नहीं है। यहाँ आपकी हायर एजुकेशन भी है, फॉरेन कनेक्शंस भी हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स भी हैं, जैसे आप लोग फॉरेन में जाना चाहते हैं, मेंटोर्स भी यहीं पे होते हैं, पब्लिशिंग हो गई आप लोगों की, बिलीव्स हो गए, लीगल मैटर्स हो गए, सबसे बड़ा कि फ्यूचर का डायरेक्शन क्या होगा, ये उस चीज़ का घर है। राहु जब भी इस घर में होता है तो वो एक अंदर से बेचैनी पैदा कर देता है कि मैं जिस जगह हूँ क्या वाकई इसी जगह रहना है मुझे या नहीं रहना। आपको अपनी करंट लाइफ से आगे का हॉराइजन जो है वो देखने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि राहु ने नक्षत्र चेंज किया है, धनिष्ठा नक्षत्र में आया, जो कि मार्स उसका मालिक है। तो मार्स जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। यहाँ प्लेसमेंट राहु की एम्बिशंस को डायरेक्टली आपकी पर्सनालिटी और एक्शंस के साथ जोड़ देती है। यानी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करने के बजाय आप खुद रास्ता बनाने की तरफ जा सकते हैं। करियर चेंज का आइडिया आए तो एप्लीकेशन खुद करना है, फॉरेन अपॉर्चुनिटी नज़र आए तो खुद रिसर्च शुरू करनी है, बिजनेस का थॉट आए तो मार्केट टेस्ट करना है, रिसर्च करनी है, या किसी स्किल को प्रोफेशनल लेवल पर लेकर जाने का डिसीजन हो। तो ये सब मार्स ड्रिवन जो राहु होता है उसकी रियल वर्ल्ड एक्सप्रेशन होती है। और यहाँ का जो राहु है वो उसका स्पीड फैक्टर जो है वो बहुत नोटिसेबल होता है। आज आपकी किसी कोर्स या फॉरेन अपॉर्चुनिटी के बारे में जो सोच है और कुछ अरसे में एप्लीकेशन है वो सबमिट करते हुए नज़र आएंगे आप लोग। आज सिर्फ आप लोकल क्लाइंट्स हैंडल कर रहे हैं, कल आप इंटरनेशनल मार्केट टारगेट करना शुरू कर देंगे। आज जॉब है, कल करियर डायरेक्शन कम्प्लीटली रीथिंक कर रहे होंगे आप लोग। राहु आपको मूवमेंट दे सकता है, मगर जेमिनी में मार्स की वजह से मूवमेंट के साथ इम्पेशंस भी नज़र आता है, क्योंकि जेमिनी वाले थोड़े से इम्पेशंस नज़र आते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट की एक आप ये कह लीजिए
कि इंडस्ट्री आप लोगों को कहा जा सकता है कि आपको एक के बाद एक एंटरटेनमेंट चाहिए, आपको कहीं पे मज़ा नहीं आ रहा तो आप लोग फ़ौरन स्विच करते हैं, तो यहाँ पे एक इम्पेशंस का फैक्टर आ जाता है। इसलिए हर नया आइडिया ऑटोमेटिकली आपकी किस्मत नहीं होगा। मार्स का जो उसके बाद हम देखते हैं जो डिस्पोजिटर है, यानी कि मरकरी आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है, वो आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, 10 डिग्रीज पर है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे सन भी है, मून भी है, जैसे आप लोगों ने सूरज ग्रहण देखा, और एग्जॉल्टेड जुपिटर भी इसी घर में मौजूद है। अब राहु की जो 9th हाउस की स्टोरी है वो डायरेक्टली पैसा, स्पीच, फैमिली वैल्यू, सेविंग और नॉलेज को मोनेटाइज करने तक पहुंच जाती है। अगर आप टीचर हैं, कंसल्टेंट हैं, राइटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, मार्केटर हैं, ट्रेनर हैं या नॉलेज बेस्ड प्रोफेशंस में हैं, तो अपनी एक्सपर्टीज़ को इनकम में कन्वर्ट करने का प्रेशर और पोटेंशियल दोनों बढ़ते हुए नज़र आते हैं। रियल वर्ल्ड में इसका मतलब ये हो सकता है कि फॉरेन क्लाइंट्स आपकी इनकम का हिस्सा बनने लगें, ऑनलाइन टीचिंग या कंसल्टेंसीज के आइडियाज़ आना शुरू हो जाएं, किसी सर्टिफिकेशन को अर्निंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग, या अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू प्रोफेशनल वैल्यू बढ़ाएंगे अपनी। कुछ जेमिनाई नेटिव्स के लिए फैमिली भी करियर डायरेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। किसी फैमिली डिस्कशंस में, फाइनेंशियल डिसीजंस में, या बड़ों की एडवाइस से आपका फ्यूचर का जो इंपॉर्टेंट रास्ता होगा वो खुलना शुरू हो जाएगा। अब राहु की अगर हम दूसरी चेन को देखें कि राहु जिस घर में बैठा है वो है एक्वेरियस। एक्वेरियस का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है, और सैटर्न की सीरीज में मैंने आपको बताया था कि सैटर्न रेट्रोग्रेड है, और सैटर्न जो बैठा हुआ है वो पाइसिस में बैठा है, यानी आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है। ये कनेक्शन इस रीडिंग को और सीरियस बना देता है। राहु 9th में आप को फ्यूचर और एक्सपेंशंस की तरफ बिल्कुल लेकर जाता है, जबकि जो सैटर्न है वो आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे सवाल पैदा हो जाता है कि ठीक है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो एक आपकी नई डायरेक्शन है उसको आप प्रोफेशन कैसे बनाएंगे, सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है। इस सवाल का आपको जवाब ढूंढना होगा। यानी सिर्फ फॉरेन ट्रैवल या हायर एजुकेशन का जो शौक है वो काफ़ी नहीं होगा, उसका करियर आउटकम भी मैटर करेगा। तो अगर आप लोग हायर एजुकेशन का प्लान बना रहे हैं तो डिग्री का नाम देखना ही काफ़ी नहीं होगा, उसके बजाय ये देखिएगा कि उससे एक्चुअल करियर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या निकल कर आती हैं। अगर फॉरेन मूव का प्लान है तो सिर्फ कंट्री नहीं देखना, वीज़ा देखना है आप लोगों ने, एम्प्लॉयमेंट उधर रेट देखना है, लिविंग कॉस्ट देखनी है, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट का प्रैक्टिकल मॉडल आपने उसको समझना होगा। अगर बिजनेस एक्सपेंशन का ख्यालात आ रहे हैं आप लोगों को तो मार्केट रिसर्च कीजिएगा, रेवेन्यू मॉडल पहले क्लियर कीजिएगा। राहु विजन तो देगा, सैटर्न विजिबिलिटी मांगता है यहाँ पे। और सैटर्न रेट्रोग्रेड होने की वजह से एक पुराना चैप्टर भी दोबारा खुल सकता है आपकी ज़िंदगी में। कोई पुराना करियर आइडिया, कोई अबेंडेंड आपका एजुकेशन जो रह गई थी उसका प्लान बन सकता है। फॉरेन एप्लीकेशन, फॉर्मर मेंटर, या आपका प्रोफेशनल डायरेक्शन जो पहले रुक गई थी वो दोबारा रेलेवेंट हो सकती हैं, लेकिन इस बार सर्कमस्टांसेस भी और आपकी मेच्योरिटी दोनों पहले से डिफरेंट होंगी। अब बात करते हैं एग्जॉल्टेड जुपिटर की, जो कि कैंसर में आपके सेकंड हाउस में बैठा है, सैटर्न को देख रहा है, तो यहाँ पे राहु रेलेवेंट हो जाता है सैटर्न की वजह से, क्योंकि सैटर्न 10th हाउस में बैठा हुआ है और राहु सैटर्न के घर में बैठा हुआ है और जुपिटर उसको देख रहा है, तो 9th एस्पेक्ट दे रहा है। तो ये कनेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुपिटर आपकी नॉलेज और आपके फाइनेंशियल साइड का जो करियर स्ट्रक्चर है उसके साथ कनेक्ट कर रहा है। अगर आप अपनी नॉलेज को प्रायोरिटी पैकेज करके मार्केट कर सकते हैं तो फ्यूचर इनकम का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका बन जाएगा। लेकिन जुपिटर का जो एक्सपेंशन है अगर प्लानिंग के बगैर होगा तो आप ये कह लीजिए कि एजुकेशन, ट्रैवल या बिजनेस एक्सपेंशन के एक्सपेंसेस आप लोगों के बढ़ जाएंगे। फाइनेंशियली ये ट्रांजिट जो है ये क्विक मनी का नहीं है, उससे ज़्यादा जो है ये आपका नॉलेज बेस्ड ग्रोथ का टाइम पीरियड है। आपका ऐसा इनकम मॉडल डेवलप करना आप लोगों को चाहिए कि आपकी स्किल्स, एक्सपर्टीज़ या इन्फॉर्मेशन जो है ये रिपीटेबली मोनेटाइज हो सके। एक क्लाइंट के लिए एक बार काम करना और अपनी एक्सपर्टीज़ को स्केलेबल प्रोडक्ट सर्विस बनाना, दोनों में बहुत फ़र्क है। राहु सेकंड ऑप्शन की तरफ पुश करेगा आप लोगों को, जो कि आप लोगों ने रिपीटेबली अपनी जो स्किल्स हैं उनको मोनेटाइज करना है। बार बार आपने अपने एक ही क्लाइंट से भी पैसे लेने हैं, दूसरे क्लाइंट्स को भी आपने बार बार ये कह लीजिए कि उनको सर्विस देनी है। इसके अलावा बात करूँ रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप में डिस्टेंस या फ्यूचर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आप लोगों के लिए। पार्टनर के साथ रीलोकेशन, फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन या करियर चेंज पर बहुत सीरियस डिस्कशंस होती हुई नज़र आती हैं। अगर आप सिंगल हैं तो डिफरेंट सिटी, कंट्री, कल्चर या प्रोफेशनल बैकग्राउंड से किसी ऐसे इंसान से कनेक्शन बन सकता है आप लोगों का। लेकिन राहु जो है वो अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है, इसलिए सिर्फ एक्साइटमेंट को कंपैटिबिलिटी समझना आप लोगों को नहीं चाहिए। आप लोगों ने बिल्कुल उसको डीप डाउन इवेल्युएट करना है कि आया ये पार्टनर लॉन्ग टर्म में मेरे साथ चल सकता है, या मैं सिर्फ एक हुस्न परस्त होता चला जा रहा हूँ, या सिर्फ मैं हुस्न को देख रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा जो कंक्लूजन है, मैं यही कहूँगा कि जो हर नया रास्ता है वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन हर जेन्युइन जो अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आएगी उससे डरना भी नहीं है, उसको रिजेक्ट भी नहीं करना। आपके लिए ये ट्रांजिट जो है वो
दुनिया को बड़े कैनवा पर देखने का वक्त है आप लोगों के लिए। लेकिन ये गलती नहीं कीजिएगा कि बिना मैप के, बिना प्लानिंग के आप किसी पहाड़ी पर चढ़ तो जाएं। यही राहु का एक शेडो होता है। धनिष्ठा का जो नक्षत्र है, मार्स उसका मालिक है, ये आपको स्पीड से ऊपर चढ़ाएगा। मरकरी उसी स्पीड को अर्निंग और कम्युनिकेशन से कनेक्ट करेगा। और जो रेट्रोग्रेड सैटर्न है वो करियर में एक आपको अलग ही डायरेक्शन देगा। जो फ्यूचर आप चेस कर रहे हैं, क्या आप उसे सस्टेनेबल करियर बना सकते हैं, या जिस स्पीड से आपको पहाड़ी पर राहु लेकर चला गया है या ऊंचाइयों पर लेकर चला गया है, अब वहाँ से आप उतर भी सकते हैं या वहाँ पे सस्टेन कर सकते हैं, या वहाँ से आपको धक्का दिया जाएगा। ये चीज़ आपको सोचनी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।